chapter is D block elements. ठीक है फाइन, सब करते हैं। हमने अभी तक चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है फाइन। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल किसने लगाया था चैप्टर ऑनलाइन में? बस 2, कहानी खत्म होगी। आप गलतियां आप करते हो, आपके अकॉर्डिंग मैं चल पड़ता हूँ, लेकिन गलतियां आप करते हो। बोलता हूँ क्लास लगाओ, नहीं लगानी, ऑनलाइन लगाओ, नहीं लगानी, ऑफलाइन लगाओ, अपनी मर्जी करते हो, परेशानी आपको खुद को होगी। ठीक है फाइन, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में एंटर करता है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है फाइन। जैसे अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ने 4s में एंटर किया, इसलिए ये क्या होगा? s ब्लॉक। सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कहां पे एंटर किया है? s में एंटर किया। ठीक है, तो ये क्या होगा? s ब्लॉक। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन ने किस पे एंटर किया है? d में, तो ये क्या होगा? यस, दिस इज अ डी ब्लॉक। समझ आ गई बात? जितना पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो ये अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल इज लाइक दिस इज पीरियोडिक टेबल। फाइन, थोड़ा सा रफ सा मैं डायग्राम स्केच सा बना रहा हूं। ये तो इसमें ये सारा का सारा s ब्लॉक होता है, ये सारा का सारा p ब्लॉक होता है, ये सारा का सारा d ब्लॉक होता है, और ये सारा का सारा f ब्लॉक होता है। ध्यान से समझ आ गई बेटा बात सबको? ठीक है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f। इज दैट क्लियर? और फाइन। स्कैंडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर किया, इसलिए कौन सा ब्लॉक है? ये d ब्लॉक है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें डी सबशेल जो है वो पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 5। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो 10 है तो फुली फिल्ड, 10 है तो फुली फिल्ड, और 9 है पार्शियली फिल्ड, 8 है पार्शियली फिल्ड, 7 है पार्शियली फिल्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो D10 के अलावा, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी बनेगा दैट इज अ पार्शियली फिल्ड। D के केस में आपके पास 10 के अलावा जितना भी बनेगा, D ब्लॉक में 10 के अलावा, D में 10 के इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी है वो सारे पार्शियली फिल्ड। वो जो D में 10 इलेक्ट्रॉन है वो किस किस में है? दैट इज प्रेजेंट इन जिंक, दैट इज प्रेजेंट इन कैडमियम, दैट इज प्रेजेंट इन मर्करी, दैट इज प्रेजेंट इन कॉपर, इन गोल्ड एंड इन सिल्वर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इनमें डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। कितने हैं? 10। अगर इनकी डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड या ऑक्सीडाइज स्टेट किसी में भी इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेगा, तो डी फील्ड होना चाहिए, पार्शियली फील्ड होना चाहिए। समझ आ गई बात? लेकिन इन केसेस में जिंक में चाहे ग्राउंड स्टेट है चाहे ऑक्सीडाइज स्टेट है, इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैडमियम में भी 10, मर्करी में, क्योंकि जिंक कैडमियम मर्करी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कॉपर गोल्ड सिल्वर एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d10। s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किस में चला जाता है? d में, तो डी सबशेल क्या होगी? फुल्ली फिल्ड। डी सबशेल क्या होगी? फुल्ली फिल्ड। समझ आ रही है बेटा? डी सबशेल क्या होगी? फुल्ली फिल्ड। क्लियर है सभी को? कॉपर में भी डी सबशेल फुल्ली फिल्ड, गोल्ड में भी डी सबशेल फुल्ली फिल्ड, सिल्वर में डी सबशेल फुल्ली फिल्ड।
जिंक में भी डी सब शेल फुल्ली फिल्ड, कैडमियम में भी डी सब शेल। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ना कॉपर, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना जिंक, ना कैडमियम, ना मर्करी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, बट स्टिल दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखा गया है। क्यों रखा गया है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? और फाइन, होने नहीं चाहिए लेकिन है। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इनका पार्शली डी सब शेल फुल्ली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड नहीं है। समझ आ गई बेटा? समझ आई सबको? इसको समझाने के लिए सफिशिएंट टाइम समझाया मैंने दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे सीबीएसई। दिस इज क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बेटा बात सबको? ठीक है, फाइन। सो दिस इज अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है फाइन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास 4 ट्रांजिशन सीरीज आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन सारी ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D सब शेल फिल होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 5D, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 6D सब शेल फिल। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट देखो, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। अगर आप स्कैंडियम की बात करो तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। अब इसकी क्या होगी? 3d2, 4s2 रहेगा। इसकी क्या हो जाएगी? 3d3। और इसकी होती है 4s1 3d5, क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। इसकी 3d6, 4s2 है तो लिखा नहीं, इसकी 3d7, इसकी 3d8, इसकी 3d5 4, ये 3d5 होगा। दिस इज 3d5, दिस इज 3d6, 3d7, 3d8, ये होगा 4s1 3d10 और ये 3d10। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। कुछ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एनॉमलस है, क्रोमियम एंड कॉपर। इनकी कॉन्फ़िगरेशन एनॉमलस है, हटके है, क्योंकि इनमें s का इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट करके कहां चला जाता है? d में। ठीक है, फाइन। कॉपर और क्रोमियम के केस में जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके कहां पे चला जाता है? d में। 3d10, 4s2 3d10 होगा, 4s2 नहीं लिखा। कॉपर और क्रोमियम के केस में s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां चला जाता है? d में चला जाता है। क्यों? ताकि d ऑर्बिटल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 10 आ जाए। अगर d में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हाफ फिल्ड होता है, d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो फुल्ली फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। दैट इज व्हाई कॉपर एंड क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एनॉमलस है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। ये होता है, कई एलिमेंट्स होता है ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें। क्लियर है सभी को? तो ये समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, फाइन। कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है कि ये क्रोमियम और कॉपर की क्यों चेंज हुई है और जनरल क्या है? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? ठीक है, फाइन। नाउ अब इस केस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में d फिल हो रहा है, सेकंड में 4d फिल होगा, थर्ड में 5d और फिफ्थ में, फोर्थ में 6d। ये क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अगर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो स्कैंडियम के d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड है। टाइटेनियम की बात करते हैं तो उसके d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। वेनेडियम में 3, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। होगा ये सेम चीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। नाउ हमने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। फिर मैंने बोला जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच करती है। यही बोला। कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो प्रॉपर्टीज मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सबकी, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइन। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर वन इट इज एटॉमिक रेडियस। बहुत ध्यान से समझना है।
ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है, सबसे ज्यादा। अगर स्कोर करने हैं ना मार्क्स, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग बहुत है। बस प्रॉब्लम एक है, बच्चे ध्यान से सुनते नहीं, इसको लाइटली कंसीडर कर लेते हैं। ये लाइटली कंसीडर करने वाला चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इसकी इजी है, इसलिए इसको लाइटली ले जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इजी है तो सुनना पड़ता है उसके लिए, जो बोल रहा हूँ उनको दिमाग में बिठानी पड़ती है चीज़ें। ठीक है फाइन। तो आज जो लिखने नोट्स है वो आज के आज पूरे होने चाहिए, कल चेक होंगे। आज के आज पूरे करने हैं, कल चेक होंगे। मैं फिर बोलूँगा, नहीं लिखा तो गए काम से, ये याद नहीं रहेंगी चीज़ें, भूल जाओगे। एग्जैक्ट तो मैं कल चेक करूँगा सारे। सुनाओ, ध्यान दो सारे। तो अब हम बोल रहे हैं इस केस में कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, होता क्या है एटॉमिक रेडियाई? एटॉमिक रेडियाई होता है न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। मैं अगर न्यूक्लियस हूँ, सेंटर हूँ एटम का, तो मेरे से लेके जो लास्ट तक स्टूडेंट बैठा है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। और आप +1 में पढ़ चुके हो, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, इस तरफ को जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और जब हम डाउन द ग्रुप करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज। और अलोंग द सीरीज, अलोंग द पीरियड क्या करता है? डिक्रीज। ये पता होना चाहिए आपको। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। नहीं क्लियर है तो मैं साथ साथ में चीजें बताता हूँ छोटी मोटी। अगर आप वो भी नहीं सुनोगे तो +1 में भी नहीं पढ़े, चाहे वो टीचर की गलती है चाहे आपकी गलती है। और अब नहीं पढ़े क्योंकि अब आपकी गलती है सर, क्योंकि मैं तो करवा रहा हूँ। न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर चार्ज। अलोंग द पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? अलोंग द पीरियड्स रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज। अलोंग द पीरियड्स रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन तो बढ़ेगी। अट्रैक्शन इज न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते जाते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाता है, अगला इलेक्ट्रॉन और दूर और दूर। समझ आ गई? क्योंकि शेल्स बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप शेल्स क्या करती है? इंक्रीज। जब शेल्स बढ़ती हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो रेडियाई क्या करेगा? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा क्योंकि दूर चलेंगे तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया एक तो, और अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे, क्योंकि अंदर भी इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाहर भी इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज है उन पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है फाइन। तो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग और स्क्रीनिंग। ठीक है फाइन। लिमिटेशन है बेटा, +1 में चीजें नहीं की है, मैं बता रहा हूँ, प्लीज इनको बहुत अच्छी तरह समझो। अब ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चैप्टर करवा दूँ मैं, इट विल टेक टाइम। तो जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका मजा तब है जब आप मेरी चीज को समझो और उसको यूज करो। समझ आ गई? नहीं तो फिर दुख होता है, फिर बताने का कोई फायदा नहीं आता, तो दुख होता है। तो इसलिए इसको समझो चीज सारे कि जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल को रिपेल करते हैं, उसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग। उससे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? डिक्रीज। रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज। ये समझ आ गई बात? इसीलिए डाउन द ग्रुप रेडियाई बढ़ता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। ये क्लियर है सभी को? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ आ गई बात? अच्छा, ये जो 10 मिनट 5-7 मिनट जो लगाए मैंने इसको समझाने के लिए, ये सिलेबस में नहीं था, पर ये +1 का टॉपिक है, बेसिक है, इसके बिना समझ नहीं आता। तो अब मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ, इसमें क्या होता है,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, क्योंकि अगर मैं ये समझाना है तो मेरे को बेसिक तो समझाने पड़ने ना। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अब बेसिक समझ आ गया तो ये समझ आना इजी हो जाएगा। नाउ लिसन, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस केस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब तक हम एटॉमिक मिडल तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है और मिडल के बाद एटॉमिक रेडियाई सेम हो जाता है। मिडल तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है और मिडल के बाद एटॉमिक रेडियाई सेम हो जाता है। क्यों? और इस केस में अगर हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं तो मिडल तक एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, आफ्टर दैट इट बिकम्स सेम, मिडल के बाद फिर से सेम होता है और ट्रेंड में चेंज आई। क्यों आई उसको समझते हैं। देखो, हम जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऐड करते हैं कि पहले हम फिल करेंगे 4s फिर फिल करेंगे 3d, यही होता है। पहले फिल की 4s फिर की 3d, 4s के बाद 3d फिल होगी, हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन फिल होने के बाद 4s आउटर होता है, 3d इनर होता है। 4s आउटर का मतलब 4s बाहर की तरफ प्रेजेंट है और 3d अंदर की तरफ प्रेजेंट है। 4s कहां प्रेजेंट है बेटा? बाहर वाली साइड, और 3d कहां प्रेजेंट है? अंदर वाली साइड। 4s आउटर है, 3d इनर है। ये क्लियर है सभी को? इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो पहले 4s में ऐड होगा फिर 3d में, ये पक्की बात है। जब रिमूव होगा तो पहले 4s से रिमूव होगा फिर 3d से रिमूव होगा, क्योंकि 4s आउटर है, 3d इनर है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से पहले होगा? 4s से पहले, 3d में बाद, क्योंकि 4s आउट। ये ध्यान, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यही मिस करते हैं स्टूडेंट, यही ध्यान नहीं देते हैं, यहीं पे पेपर में मार्क्स करते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन आती है। ये जो मैं बताता हूँ ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ऐड जब होगा तो पहले 4s में फिर 3d में, लेकिन जब रिमूव होगा तो पहले 4s से रिमूव होगा बाद में 3d से, क्योंकि 4s आउटर है, 3d आउटर नहीं है, 4s। समझ आ गई बात? अब हो क्या रहा है, 4s में इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होते जा रहे हैं? 3d में। मतलब बाहर में इलेक्ट्रॉन एडेड है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन एडेड है। जैसे सबसे पहले क्लास में स्टूडेंट आए, सबसे पीछे बैठ गए, फिर आगे बैठना शुरू किया स्टूडेंट। तो जो पीछे बैठा पहले उसको सारी क्लास अच्छी तरह नजर आ रही थी, लेकिन जब स्टूडेंट से आना शुरू कर दिया उसको नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब स्टूडेंट बैठ गए। समझ आई? इसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि अंदर जो अब अंदर की तरफ स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं वो पीछे वाले स्टूडेंट को रिपेल कर रहे हैं। समझ आ गई? रिपेल कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज। अब डी इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज। समझ आ गई बात? अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज। लेकिन डी इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ना ज्यादा इंक्रीज ना ज्यादा डिक्रीज, कांस्टेंट। अगर न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो गया तो रेडियाई कांस्टेंट, रेडियाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसलिए मिडल के बाद रेडियाई कांस्टेंट, क्योंकि मिडल के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। समझ आ गई? मिडल के बाद रिपल्शन का नंबर बढ़ जाता है। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन कोई फर्क नहीं पड़ा, दो के कोई, 5 के बाद बहुत फर्क पड़ता है। समझ आ गई? 5 इलेक्ट्रॉन जब डी में आ जाते हैं ना, उसके बाद फिर देखो ना, मिडल के बाद मैंने बोला रेडियाई से, तो यहां के बाद फर्क ज्यादा पड़ना शुरू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली शेल में, डी सब शेल में क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात सबको? ठीक है, फाइन। तो इसलिए रेडियाई अप टू मिडल डिक्रीज करेगा, उसके बाद से। अगर हम डाउन द सीरीज की बात करते हैं तो 5d को फिल करने से पहले हमें 4f को फिल करना पड़ेगा, और 6d को फिल करने से पहले हमें 5f को फिल करना पड़ेगा। Before the filling of 5d subshell, I have to fill 4f subshell. Before the filling of 6d, I have to fill 5f. ये रूल है, ये +1 में पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन में। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। तो क्योंकि यहाँ पे इनर 4f सबशेल है, इनर 5f सबशेल है, सबसे ज्यादा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है s का, फिर होता है p का, फिर होता है d का, और सबसे कम होता है f।
अब डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्यों कर रहा है डिक्रीज, इंक्रीज क्यों कर रहा था? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तभी रेडियाई बढ़ रहा है। मैंने बताया ना, अंदर वाले शेल में बढ़ते जा रहे हैं, दूर इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं, बताया वही सेम चीज। तो डाउन द ग्रुप साइज इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा था। लेकिन इनके कारण शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों पुअर होता है? क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल और सिमेट्रिकल होता है, d ऑर्बिटल का डंबल शेप होता है, डिस्टॉर्टेड शेप होता है। स्फेरिकल होता है ना, गोल यूनिफॉर्म था, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। p d और f का स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा पुअर है। समझ आए? क्योंकि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट f का पुअर है, इसलिए उसने न्यूक्लियर चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं किया, मतलब पूरी तरह बढ़ा नहीं। न्यूक्लियर चार्ज का जितना डिक्रीज हो रहा है उतना डिक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ, उससे रेडियाई सेम हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसलिए मिडल के बाद रेडियाई क्या हो गया? सेम। तो अगर आप ध्यान से समझो, ये पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर ये पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इतना एरिया है जहां पे एटॉमिक रेडियाई में चेंज आ रहा है। 3/4 एरिया सेम एटॉमिक रेडियाई वाले एलिमेंट्स, 3/4 सेम है। यहां को भी सेम, नीचे को भी सेम, यहां को भी सेम। हो गया कि नहीं? समझ आई बात? मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रेडियाई क्या होता है? सेम। ये समझ आ रहा है बेटा? क्या नहीं समझ आया? आ गया समझ? ओके। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रेडियाई क्या होता है? सेम। ये समझ आ गई बात? आप दुनिया का जो मर्जी अलॉय सोचो, कोई भी अलॉय सोचो, अलॉय क्या होता है? एक मिक्सचर है मेटल का। मेटल, पीतल, पीतल एक अलॉय है। पीतल जानते हो? ब्रास, इट इज एन अलॉय। किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक, दोनों का मिक्सचर है कि नहीं? कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। आप दुनिया का जो मर्जी अलॉय गूगल पे सर्च कर लो, दुनिया का जो मर्जी गूगल पे सर्च करो, बुक में देखो, कहीं में आपको उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नजर आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे फॉर्म अलॉयज। क्यों? क्योंकि अलॉय वही बनाता है जिसका साइज सेम है। क्योंकि अगर सेम साइज का एटम है ना, तो वो दूसरे सेम साइज के एटम को डिस्प्लेस कर देगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आएगी? जैसे इस बेंच में 4 गर्ल स्टूडेंट्स बैठती हैं, फीमेल स्टूडेंट इस रो में 4 बैठेंगे। समझ आ गई? मेल 4 नहीं बैठेंगे, मेल 3 बैठेंगे, साइज डिफरेंट है। समझ आ गई? स्ट्रक्चर चेंज हो गया। 4 फीमेल बैठेंगी, बैठ जाएंगी यहाँ पे इन जनरल। इज दैट क्लियर? 4 फीमेल की जगह 4 फीमेल बैठ जाएंगी, 3 मेल की जगह 3 मेल बैठ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्योंकि साइज से। इज दैट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर 4 फीमेल स्टूडेंट की जगह 3 मेल स्टूडेंट को बिठाना है तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जहां पे 4 फीमेल से बैठा था वहां पे कितने बैठ रहे हैं? 3। सिंपल। समझ आ गई बात? तो अलॉय जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज ना आए, स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहे, एटम सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करे, एक एटम की जगह दूसरा एटम आए। दिस इज इट। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे फॉर्म अलॉय। और डेंसिटी, डेंसिटी नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डेंसिटी जो है, चाहे अलोंग द सीरीज जाओ या डाउन द सीरीज जाओ, डेंसिटी रिमेन सेम, बढ़ती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट का सेम है। वॉल्यूम का मतलब रेडियस 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ आ गई बात? रेडियस है, रेडियस सेम, वॉल्यूम सेम, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट। समझ आ गई बात? तो रेडियस सेम, वॉल्यूम सेम। समझ आ गई? पर बढ़ क्या रहा है? मास। क्योंकि अलोंग द सीरीज भी एटॉमिक मास बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास तो बढ़ेगा ना। और डाउन द सीरीज भी एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो मास डाउन द सीरीज ही बढ़ रहा है, अलोंग द सीरीज बढ़ रहा है। अल्टीमेटली डेंसिटी अलोंग द सीरीज ही बढ़ेगी, डाउन द सीरीज ही बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई, दैट इज मेल्टिंग एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। समझ आ गई बात? दूसरा अलॉयज, तीसरा डेंसिटी। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आ गई? अब आता है तीसरा कंसेप्ट इस केस में, थर्ड
थर्ड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है बेटा जी? मेटल्स। और मेटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। मेटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। उस ओवरलैप के लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी स्ट्रक्चर। वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनका डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि डी में एक इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि डी में दो इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अगर एक है तो अनपेयर्ड ही होगा, दो है तो पेयर्ड ही होंगे। सिंपल है। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते ना एक ऑर्बिटल में। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो ओवरलैप वो ऑर्बिटल्स करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ, जैसे अलॉय का एकदम समझ आई चीज की अलॉय कैसे होते हैं। आप सोचो तो आपको देखो ना कितना, आपने आज तक नहीं सोचा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलॉय। इसी तरह आप मेल्टिंग पॉइंट सोचोगे, बड़ी चीजें समझ आएंगी इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाईली अप्लाइड है। आपको बस सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना। आपने खोना नहीं है, आपने इधर उधर नहीं खोना, ध्यान यहीं पे रखना है। पूरा फोकस जो मैं समझा रहा हूँ बस उस पर रखो। ये चैप्टर आपको कभी नहीं भूलेगा और इसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एग्जैक्ट, बस पूरा ध्यान मेरे पे, इधर उधर कुछ नहीं। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं, और मेटल्स आपस में ओवरलैप कब करेंगे? जब उनके डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये कंडीशन है। दिस कंडीशन हैज टू बी सैटिस्फाइड। डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप हो गया। नहीं है तो ओवरलैप नहीं होगी, बात खत्म। ओवरलैप होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गई बात? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैं बोल रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलोंग द सीरीज अप टू मिडल इंक्रीज करता है और मिडल के बाद डिक्रीज करता है। मैं बोल रहा हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द सीरीज अप टू मिडल इंक्रीज करता है और मिडल के बाद डिक्रीज करता है। मिडल के बाद क्या करता है? डिक्रीज। मैं सही बोल रहा हूं? कंसेप्ट लगाया कि नहीं लगाया? सोचा कि नहीं सोचा? नहीं सोचा तो सोचा करो। मैं बोल रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अलोंग द सीरीज मिडल तक इंक्रीज करेगा और मिडल के बाद क्या करता है? डिक्रीज। ऐसा क्यों? मिडल के बाद डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्यों? मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ओवरलैप पे, और ओवरलैप कौन करेंगे? जिनका डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे हम मिडल तक जाते हैं तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? अभी आपने किया, आपने देखा स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, इसमें कितने? वेनेडियम में कितने? 3। क्रोमियम में कितने? 5। मैग्नीज में 5। इसमें 6 नहीं होंगे, आयरन में 6 नहीं होंगे। 3d6 है तो 6 अनपेयर्ड नहीं, 4। क्यों 4? क्योंकि d6 में क्या होगा? d में देखो 1 2 3 4 5 और यहां पे 6 अनपेयर्ड कम हो गए, 4 हो गए, और बड़े और अनपेयर्ड कम। जिंक में जाके डी ऑर्बिटल में सारे के सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। कोई अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे क्या है? पेयर्ड। ध्यान है यहां पे सबका। अगर डी सब शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो ओवरलैप करेंगे? नहीं। जिंक के ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड है लिक्विड? मरकरी, मरकरी इज लिक्विड। व्हाई इज इट लिक्विड? क्योंकि इसके डी सब शेल फुल्ली फिल्ड है। ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अगर जिंक का डी सब शेल फुल्ली फिल्ड है तो कैडमियम का भी फुल्ली फिल्ड है, मरकरी का भी फुल्ली फिल्ड है, क्योंकि उसका डी सब शेल फुल्ली फिल्ड है। अनपेयर्ड है ही नहीं, मेल्टिंग पॉइंट कम। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सेंट्रल। ये जो सेंटर में है मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसका कम होता है। क्रोमियम का सबसे ज्यादा होता है। इसके एक्सेप्शन है, ये थोड़े ध्यान रखिए। समझ आ गई? क्रोमियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीज का उतना ज्यादा नहीं है। मैग्नीज का डिप करता है क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट, ये मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैप नहीं पार्टिसिपेट करता। जो भी मिडल वाला एलिमेंट है वो ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं करता। डी सब शेल फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। चलो ये समझ आ गई। डाउन द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि डाउन द सीरीज साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो ओवरलैप ज्यादा होगा, मेटालिक मोस्ट।
तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द सीरीज भी बढ़ता है और यूनिफॉर्मली बढ़ता है, कोई फर्क, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है सब में। ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम। इज दैट क्लियर एट ऑल? तो डाउन द ग्रुप कोई वेरिएशन चेंज नहीं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। इज दैट क्लियर एट ऑल? जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है कि जब आपने किसी मेटल को 1 मोल एटम मेटल है उसको तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट करना है। 1 मोल हमारे पास मेटल है, उसको ब्रेक करके आपने एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। समझ आ गई बात? अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक वही पैटर्न फॉलो होगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एटम में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या है? 1 मोल मेटल है, उसको एटम में कन्वर्ट करना, तो हीट करके कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे बॉन्ड तभी टूटेगा, तभी एटम बनेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में बॉन्ड तोड़ना है, इसमें भी बॉन्ड तोड़ना है। समझ आ गई बात? तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होगा वही एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का ट्रेंड होगा, यानी कि अप टू मिडल एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या करेगी? इंक्रीज। आफ्टर मिडल क्या करेगी? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या करेगी? इंक्रीज। रीजन वही है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? हाँ जी।